सो यस, हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीएसटी का, विच इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम ये पढ़ेंगे, स्टाफिंग होता क्या है, व्हाट इज स्टाफिंग प्रोसेस। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग करेंगे, देन हम सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ड्राइव्ड फ्रॉम। हमें पता है जो स्टाफिंग है ये वर्ड कहाँ से आया है। हम अगर लेमैन बिल्कुल वर्ड से बात करें तो हमें पता है स्टाफिंग कौन से वर्ड से डराइव हुआ है। स्टाफ वर्ड। कौन सा वर्ड है? स्टाफ। हमें पता है स्टाफ क्या होता है। स्टाफ होता है एग्जिस्टिंग टीम। कोई भी एग्जिस्टिंग टीम है उसे हम स्टाफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसकी वो एग्जिस्टिंग टीम है और वो उस कंपनी का स्टाफ है। ठीक है, तो स्टाफिंग किस वर्ड से ड्राइव हुई है? उस वर्ड का नाम है स्टाफ। अगर हमें कभी भी ये तीन की वर्ड्स दिख जाए, की सेंटेंसेस की वर्ड्स दिख जाए, तो हमें हमेशा समझ आना है वो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। वो हमारा स्टाफिंग है। कौन सा है? फर्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एचआर। अगर वो कहीं भी बोले कि द कंपनी इज फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एचआर, तो हमें हमेशा समझ आना है कौन सी प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है स्टाफिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? स्टाफिंग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पुटिंग पीपल एट द जॉब्स। स्टाफिंग का एक की पॉइंट, अगर हमें ये कहीं भी केस बेस्ड में या कहीं भी कुछ भी दिख जाता है, हमें ये समझ आ जाना चाहिए पुटिंग पीपल एट जॉब्स की बात हो रही है तो ये भी स्टाफिंग का ही पार्ट है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज दैट इट इज द फंडामेंटल क्रिटिकल डिराइव। बहुत बार इसमें हम प्लानिंग लिख के आ जाते हैं, बट प्लानिंग नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर स्टाफिंग है। तो व्हाट इज द फंडामेंटल क्रिटिकल ड्राइव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? अगर वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछे तो क्या है? स्टाफिंग। तो हमें ये तीन कीवर्ड्स लर्न करने हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? स्टाफिंग किस वर्ड से ड्राइव है? उस वर्ड को हम स्टाफ बोलते हैं। स्टाफ का क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग टीम। विच एवर टीम कंपनी हैज इज नोन एज स्टाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। हमने अभी एक एग्जांपल भी लिया था एबीसी कंपनी का, और हमने तीन कीवर्ड्स भी पढ़े थे जो हमें केस बेस्ड में दिख सकते हैं या कुछ हमें क्वेश्चंस में भी दिख सकते हैं, कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एचआर या पुटिंग पीपल एट जॉब्स या फंडामेंटल क्रिटिकल ड्राइव, ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? वो स्टाफिंग है। ठीक है, हम स्टाफिंग की अगर बात करते हैं, अगर हम बिल्कुल जनरल बात करें तो हमें स्टाफिंग का मतलब वैकेंसी समझ आता है। किसी भी कंपनी में वैकेंसी है और उसे हमें फिल करना है बाय द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। किसके प्रोसेस से? स्टाफिंग की प्रोसेस से हम उस वैकेंसी को फिल करेंगे। अगर हम स्टाफिंग को अब एज अ जो भी हमारी बुक में लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग करें तो स्टाफिंग इज अ प्रोसेस। स्टाफिंग एक प्रोसेस है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये एक प्रोसेस है। मतलब ये बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग राइट। हमें राइट क्या फाइंड करना है? पर्सन फाइंड करना है। पर्सन मतलब हमें वो पर्सन फाइंड करना है जो केपेबल इनफ हो हमारी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। हमें उसकी क्वालिफिकेशन राइटली चेक करनी है। मतलब अगर हमें किसी भी, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई ऐप डेवलपर कंपनी है, मतलब जो ऐप डेवलप करती है, उसे बैक एंड डेवलपर के लिए जरूरत है या फ्रंट एंड डेवलपर के लिए कोई जरूरत है, तो वो एक इंजीनियर या कोडर को देखेगी। तो जो इंसान है, जो भी स्टाफ हम जिस भी पर्सन को फाइंड करें, वो राइटली क्वालिफाइड होना चाहिए, राइट पर्सन होना चाहिए, राइट जॉब के लिए हमें सिलेक्ट करना है और एट द राइट टाइम। ये नहीं कि अगर वैकेंसी हमारी मार्च में फ्री हुई है और हम सर्च कर रहे हैं सितंबर में, नो, हमें राइट टाइम पे सर्च करना है। उस पर्सन के लिए हमें राइट क्वालिफिकेशंस चेक करनी है, राइट जॉब देखनी है, राइट पर्सन देखना है। तो हमने ये चार चीज पढ़ी। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक प्रोसेस है, पहली बात। इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? फाइंडिंग राइट पर्सन। राइट पर्सन फाइंड करना है हमें। उसके बाद हमें राइट क्वालिफिकेशन के साथ पर्सन फाइंड करना है, हमें राइट जॉब के लिए पर्सन फाइंड करना है, राइट टाइम।
ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टाफिंग, हम कहाँ से करेंगे स्टाफिंग? ऑब्वियसली हमारा ह्यूमन रिसोर्स में से होगा। हम एक ये कीवर्ड लर्न कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इज द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एज अ वन मार्कर सीबीएसई में पूछी गई है पहले, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स आर वेरी वेरी मच इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? ओके, सो अब हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स कवर करेंगे स्टार्टिंग के, और इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द होल प्रोसेस, whatever the steps will be left. देखो, फर्स्ट स्टेप आता है हमारा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये क्या है? ये ना इस प्रोसेस को लर्न करने का एक्रोनिम है। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम स्टेप्स को नहीं, क्योंकि प्रोसेस में क्या हमें लाइन वाइज लर्न करना है, हम एक भी स्टेप को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका एक्रोनिम बनाए गए, शॉर्टकट बनाए गए लर्न करने के लिए। हम पहले पहले पूरी प्रोसेस कर ले, उसके बाद हम इस एक्रोनिम को समझेंगे, इसलिए अभी इसे छोड़ देते हैं, जस्ट लीव इट फॉर द टाइम बीइंग। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है हमारा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। कितने लोग चाहिए, कितने लोगों के लिए वैकेंसीज एम्प्टी हैं, हमें वो सर्च करना है। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये फर्स्ट स्टेप है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब इसका क्या मतलब है? एस्टिमेट करना मतलब एज्यूम करना, बिकॉज हम एस्टिमेटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, हम करेक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, हम कुछ गेस करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे कुछ। जब हमें पता चलेगा कितने लोगों की हमें जरूरत है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने फर्म में। इसका इस वाले स्टेप का एक कीवर्ड ये भी है कि ट्रांसलेटिंग एचआर रिक्वायरमेंट इनटू जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर ये लिखा आ जाए तो डोंट फॉरगेट कि डोंट कंफ्यूज कि कोई और सा स्टेप तो नहीं है स्टाफिंग प्रोसेस का। ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका क्या कीवर्ड है? कीवर्ड है ट्रांसलेटिंग एचआर रिक्वायरमेंट इनटू जॉब डिस्क्रिप्शन। ट्रांसलेटिंग एचआर रिक्वायरमेंट इनटू जॉब डिस्क्रिप्शन। अब ये कीवर्ड वी हैव टू लर्न। अब आता है हमने एस्टिमेट करना है। अब हम एस्टिमेट कैसे करेंगे? हम पहले इस स्टेप पे कर कर हमें ये चाहिए, हाउ मेनी, कितने लोग चाहिए, हमें नंबर, हमें कितने लोग चाहिए, कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मतलब कितनी वैकेंसीज खाली हैं, हम उसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये दो तरीके से होता है, वर्क लोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है? हमें नंबर, कितने लोगों के लिए वैकेंसी खाली है, कितने लोग हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और किस टाइप के चाहिए। मतलब हमें टेक्निकल स्किल्स वाले लोग चाहिए, या हमें इंटेलिजेंस वाले लोग चाहिए, हमें या फिर जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है वो लोग चाहिए। वी इट वेराइज फ्रॉम जॉब टू जॉब ऑब्वियसली। जो अगर हमें कोई ऐसी जॉब है जिसमें दैट पर्सन हैज टू डील विद द पब्लिक, तो उस टाइम पे हमें पर्सनालिटी अच्छी चाहिए। अगर कोई टेक्निकल स्किल, अगर कोई इंजीनियर है, हमें किसी टेक्निकल स्किल्स के लिए जरूरत है, तो ऑब्वियसली हम इंजीनियर के पास जाएंगे। तो हम वर्कलोड एनालिसिस में नंबर, कितने लोगों के लिए वैकेंसीज खाली हैं, कितने लोग हमें फॉर्म में चाहिए, हम वो पहले फाइंड आउट करते हैं। और कौन से टाइप के चाहिए, ऑब्वियसली हर इंसान डिफर करते हैं एक दूसरे से, तो कौन से टाइप की, किस टाइप की जॉब रिक्वायरमेंट है, हमें वो देखते हैं। तो हम वर्कलोड एनालिसिस में दो चीज देखते हैं, पहला नंबर, कितने नंबर की, कितने लोगों की जरूरत है, और कितने टाइप ऑफ एचआर, मतलब कौन सी जॉब की जरूरत क्या है। सेकंड आता है वर्क फोर्स एनालिसिस। क्या आता है? वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस हमें क्या बताती है? वो हमें एक्चुअल कंडीशन बताती है। क्या बताती है? एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन से क्या मतलब है? मेरा मेरा ये मतलब है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ, वो ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफ है, ऑप्टिमल स्टाफ्ड है, अंडर स्टाफ्ड है। अब इन तीनों वर्ड का क्या मतलब है, हम एक एग्जांपल से इसको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे। जो देखो, एक एग्जांपल लिखा है मैंने इधर। क्या एग्जांपल है? लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जांपल है, ए बिजनेस स्टार्ट्स एंड सी दैट इट रिक्वायर्स 50 स्टाफ। उसे 50 लोगों की जरूरत है, ठीक है। एंड सीज दैट ऑलरेडी 10 आर देयर, कि है तो पूरे फॉर्म में 50 लोग, 50 लोगों से पूरी अच्छे से फॉर्म चल सकती है, बट
एक्चुअल कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है उस फर्म में, सिर्फ और सिर्फ 10 है। तो मतलब जितना हमें चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है, वो नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड मोर आर मोर देन द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग। तो इसका मतलब कंपनी कैसी है, अंडर स्टाफ है, स्टाफ की कमी है उस कंपनी में। तो जब भी कंपनी में स्टाफ की कमी होती है वो अंडर स्टाफ्ड होता है। या फिर जब भी कंपनी में स्टाफ बहुत ज्यादा है कि मुझे जरूरत तो सिर्फ 50 लोगों की है, बट कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, अभी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो वो ओवर स्टाफ्ड है। क्योंकि जब भी जरूरत हमारी कम है और लोग ज्यादा है तो वो ओवर स्टाफ्ड है, और जब भी जरूरत हमारी ज्यादा है लोग कम है वो अंडर स्टाफ्ड है। ऑप्टिमल स्टाफ्ड सिचुएशन डिजायरेबल होती है। सब कंपनी को ये वाली सिचुएशन चाहिए, ये डिजायरेबल सिचुएशन है। क्यों डिजायरेबल है? क्योंकि यहाँ पर अगर हमें 50 लोग चाहिए और कंपनी में भी 50 लोग जब काम करेंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड एंड द एक्चुअल वर्कर्स आर सेम, देन इट इज नोन एज ऑप्टिमली स्टाफ्ड। और ये डिजायरेबल सिचुएशन होती है। हर कंपनी चाहती है कि हम ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो, ना कि हम ओवर स्टाफ हो, ना कि हम अंडर स्टाफ हो, राइट? अब जैसे हम ये एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल को मैंने और ब्रीफ में करके लिखा है कि अगर रिक्वायरमेंट हमें 50 लोगों की है, अवेलेबिलिटी हमारी 10 लोगों की है, तो ये अंडर स्टाफ है। यही सेम एग्जांपल को मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके लिखा है, थोड़ा ब्रीफ कर दिया। अब अब कुछ की पॉइंटर्स जो मैंने एनसीईआरटी में से गैदर करे हैं, जो केस बेस्ड में हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं सॉल्व करने में। क्या है उनके पहले पॉइंटर्स, हम वो समझते हैं। पहला पॉइंटर, दिस इंफॉर्मेशन बिकम द बेसिस फॉर लुकिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज। अब ये हम केस बेस में कहीं भी हमें स्टेटमेंट दे दी और वो हमसे पूछ रहा है विच स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज हाईलाइटेड हियर, तो हमें हमेशा पता चल जाना चाहिए ये फर्स्ट स्टेप है। कौन सा? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसका क्या, इसका क्या कीवर्ड है? दिस इंफॉर्मेशन बिकम द बेसिस। पहली बात बेसिस, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे तो बेसिस बन जाता है फॉर लुकिंग दी पोटेंशियल एम्प्लॉयज, तो फर्स्ट कीवर्ड ये हो गया। सेकंड कीवर्ड, ओवरस्टाफ्ड एंड अंडरस्टाफ्ड क्रिएट्स द नीड फॉर स्टाफिंग। हमें हमेशा याद रखना है, अगर ऑप्टिमली स्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन तो उसे स्टाफिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कंपनी ओवर स्टाफ्ड या अंडर स्टाफ्ड है, जब कंपनी को स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है, इन दो केसेस में। ये भी अच्छा याद करने का है। कौन से स्टेप में हम कैंडिडेट की प्रोफाइल को चेक करते हैं? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर हम टाइप ऑफ एचआर देखेंगे तो उस टाइम पे अगर हम जॉब के हिसाब से तो ह्यूमन रिसोर्स को देखेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स को चेक करेंगे तो कैसे चेक करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को? उस कैंडिडेट की प्रोफाइल देख के। तो एट विच स्टेप वी चेक कैंडिडेट प्रोफाइल? एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। सो आई थॉट कि आपको फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस स्टेप में हम क्या करते हैं। इस स्टेप में हम पहले एस्टिमेट करते हैं। हम व्हाट वी डू, वी एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एज्यूम करते हैं बाय कैलकुलेटिंग। अब ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट है वर्कलोड एनालिसिस, सेकंड है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में नंबर बताते हैं और टाइप ऑफ एचआर बताते हैं, और वर्कफोर्स एनालिसिस में हम बताते हैं जो फर्म है वो ओवर स्टाफ्ड है, ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, अंडर स्टाफ्ड है। ऑप्टिमली स्टाफ्ड में हमें कोई स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ओवर स्टाफ्ड एंड अंडर स्टाफ्ड में हमें स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक एग्जाम्पल है इन तीन सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। ये तीन की पॉइंटर्स हैं दैट वी नीड टू रिमेम्बर फॉर केस बेस्ड, बिकॉज दिस विल हेल्प अस वेरी मच। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये क्या है? ये सेकंड स्टेप है। किस चीज का सेकंड स्टेप है? स्टाफिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। क्या नाम है? रिक्रूटमेंट, राइट? एक सेकेंड। हाँ, सो ओके, तो हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट सेकंड स्टेप है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च ऑफ कैंडिडेट। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें फर्मों में कितने लोगों की जरूरत है। अब हम ये देखेंगे, अब हम उन्हें सर्च करेंगे, हमें ढूंढना भी तो पड़ेगा उन्हें। अब आती है रिक्रूटमेंट की बारी। अब हमने नंबर ऑफ एचआर कितने चाहिए, एचआर ना समझना, एचआर ह्यूमन रिसोर्स है। अब हमें नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कितने चाहिए, हमने वो
काउंट कर लिए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। अब उन्हें उनके लिए सर्च भी तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली, हमें उन इतने लोगों के लिए ढूंढना भी तो पड़ेगा। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? सर्च ऑफ कैंडिडेट। हम उन लोगों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम अप्लाई करो फॉर द फर्म, वैकेंसी के लिए उन्हें अप्लाई करो। ऑब्वियसली बहुत लोगों को नहीं पता होता वैकेंसीज के बारे में, तो हम उन लोगों को सर्च करते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं कि दैट यू शुड अप्लाई फॉर दी वैकेंसी। अगर हम इसे बात करें, इसका कीवर्ड देखें, तो कीवर्ड है पूल ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ ऑल सब्सक्राइब्ड पीपल। सब लोग, जैसे ये अगर ये वैकेंसी है, इसमें इतने सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो सबका जो सम टुगेदर होगा, क्या सम होगा जिनका, सम बोल लो या फिर हम पूल भी बोल सकते हैं, सम हो गया पूल हो गया, उन सब किसका? एप्लीकेशंस का। किसका? एप्लीकेशंस का। वो हम रिक्रूटमेंट की स्टेज पे चेक करते हैं। किसकी स्टेज पे? रिक्रूटमेंट की स्टेज पे। जितने भी लोग, हम अभी छाट नहीं रहे, वी डोंट, हम ये नहीं देख रहे किसके अंदर कैपेसिटी है, किसके अंदर कैपेबिलिटी है, कौन क्वालिफाइड है, कौन अनक्वालिफाइड है। हम ये कुछ भी चेक नहीं कर रहे स्टेज पे। बस बस हम एक चीज चेक कर रहे हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई करा। अगर 1000 लोगों ने अप्लाई किया, तो साढ़े 1000 लोगों के जो एप्लीकेशन का जो सम होगा, वो हम रिक्रूटमेंट की स्टेज पे गैदर करते हैं एक साथ, राइट। अब हम रिक्रूटमेंट दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो या एक्सटर्नल। मतलब या तो हम कंपनी से बाहर ढूंढने ही ना जाए लोगों को, हम कंपनी के अंदर ही लोगों से, जैसे प्रमोशन हो गया। अब मेरे पास, मुझे लेट्स टेक, अब एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स देखो, ये हमारी एक पिरामिड है, हमने ये चैप्टर 1 में समझा था। ये पिरामिड है एक, ये आपकी टॉप लेवल है, ये आपकी मिडिल लेवल है, ये आपकी लोअर लेवल है। यहाँ पर एक इंसान एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पर एक इंसान एक्स्ट्रा हो रहा है, और यहाँ पर एक कम हो रहा है। तो लोग क्या करेंगे? इस वाले को इधर भेज देंगे। तो हमने क्या किया, इधर एक इंसान की वैकेंसी आई थी, तो हमने उस एक इंसान के लिए, हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ढूंढने नहीं गए। हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इधर एक इंसान ज्यादा था और इधर एक इंसान कम था, मतलब मिडिल लेवल में एक इंसान की वैकेंसी थी और लोअर लेवल में एक इंसान ज्यादा काम कर रहा था, एक एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा था। तो हमने उस एम्प्लॉय को मिडिल लेवल पे भेज दिया बाय द वे ऑफ प्रमोशन। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इंटरनली इस वैकेंसी को फिल कर लिया और हमारा कोई पैसा भी नहीं लगा। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएंगे, तो हमें एडवर्टाइज भी करवाना पड़ेगा, बहुत सब चीज है, वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उसमें हमें पैसा लगेगा। बट अगर कंपनी को कोई फ्रेश टैलेंट चाहिए, अगर जैसे बहुत सारी जो मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज होती हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट होता है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट देती है। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है मैं बता देती हूँ, फिर ना हम आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कि जब भी हम कोई रेप्यूटेड कॉलेजेस से हम कुछ अपनी कोई कोर्स कर रहे होते हैं, तो व्हाट बिग कंपनीज या एमएनसीज क्या करती हैं, उनसे पहले ही डील कर लेती है उन कॉलेजेस से, कि हम जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स आपके कॉलेजेस में से पास आउट होंगे, उनको हम जॉब्स देंगे। क्यों? उन्हें पता है ये फ्रेश टैलेंट है, ये अनयूज्ड माइंड है, मतलब वो बच्चे बिल्कुल नए हैं, उन्हें इस पैसे की फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है। उनके टैलेंट उनके अंदर बहुत ज्यादा है। जैसे है, मैं भी जैसे भी चाहूंगा, मैं उनके टैलेंट को वैसी शेप दे सकता हूँ। तो अगर जब भी कंपनी को फ्रेश टैलेंट की जरूरत होती है, तो वो एक्सटर्नली जाता है। और जब भी कंपनी को लगता है यार मेरे को ना बहुत सारी वैरायटी चाहिए, बहुत सारा टैलेंट चाहिए, बहुत सारे लोगों में से चूज करना है, जब वो एक्सटर्नली जाएगा। बिकॉज इस केस में क्या है, इस केस में कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक इंसान की चॉइस है। बट अगर कंपनी चाहती है कि नहीं भाई, मुझे 50 लोगों की वो चाहिए, वो चाहिए, हमें 50 लोगों में से मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो 50 लोग तो भैया कंपनी में से नहीं, वी कैन नॉट फाइंड 50% फ्रॉम कंपनी। तो हमें उसके लिए उस टाइम तो एक्सटर्नल ही जाना ही पड़ेगा। तो जब भी कंपनी की दो रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट की कंपनी को फ्रेश टैलेंट चाहिए और सेकंड की कंपनी को वाइडर चॉइस चाहिए, तब कंपनी एक्सटर्नल सोर्स के लिए ऑप्ट करती है। इंटरनल सोर्स मतलब जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में से चूज करती है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, एक एग्जांपल दिया था ये वाला, इसमें कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में से चूज कर रही है, अंदर में से ही एक वैकेंसी को फिल कर रही है, कोई बाहर जा ही नहीं रहा, तो उसको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। अब जब कंपनी बाहर के लोगों में से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों में से ढूंढेगी, उसे हम एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी कंपनी को
कम इंसान कम वैकेंसी चाहिए, मैंने बताया था इस इधर सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी की जगह खाली थी। अगर 50 वैकेंसीज खाली हो, क्या 50% कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में से ढूंढ सकती है? नहीं ढूंढ सकती, तो उसे एक्सटर्नली जाना ही पड़ेगा। तो व्हेन मोर नंबर ऑफ एचआर आर रिक्वायर्ड, जब भी ज्यादा नंबर के एचआर, मतलब जब भी ज्यादा वैकेंसीज खाली होंगी, तो कंपनी को एक्सटर्नली जाना ही पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन इज देयर फॉर दी कंपनी और फॉर दी फर्म, राइट। अब आता है कंपनी एक टाइम पे दोनों चीज यूज कर सकती है। कंपनी कैन यूज बोथ, मतलब कंपनी एक टाइम पे दोनों काम कर सकती है। मतलब वो इंटरनली भी रिक्रूट कर सकती है, इंटरनली भी इंसान को ढूंढ सकती है, उस मतलब उस एम्प्लॉय को ढूंढ सकती है, और एक्सटर्नली भी, दोनों एक साथ कर सकती है एट द सेम टाइम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब आता है थर्ड पॉइंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। थर्ड पॉइंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस? दैट इज सिलेक्शन। अब जो हमने ऊपर पूल बनाया था ना, ये जो हमने इधर एक पूल बना रखा है, ये हमने कौन सी स्टेज पे बनाया था? ये हमने रिक्रूटमेंट की स्टेज पे, जब हम लोग इंसानों को ढूंढ रहे थे, जब हम जितने भी लोगों ने अप्लाई करा है, उन लोगों के जो सम है, उन लोगों का जो सारा सम है, उसके पूल को हमने रिक्रूटमेंट की स्टेज पे एक जगह रख दिया। अब उनमें से छांटना भी तो पड़ेगा ऑब्वियसली। सारे लोग तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं हो सकते ना, कुछ ही लोग अच्छे होंगे। तो उसको हम इस टाइम पे, इस पूल को हम क्या करेंगे? हम फिल्टर करेंगे। हम फिल्टर मतलब उसमें से अच्छे लोगों को, मतलब अच्छे आई मीन एप्रोप्रिएट, जो भी हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल करेक्ट है, मतलब जो राइटली क्वालिफाइड है, राइट पर्सन है, और राइट जॉब के लिए वो उन्होंने अप्लाई किया है, उन लोगों को हम चूज करेंगे। जो भी हम चूज करेंगे, इससे अगर कोई मल्टीनेशनल में तुम्हारा नंबर आ जाता है, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट होता? ऑब्वियसली होता है। तो जो भी हम कैंडिडेट को चूज करेंगे, विच एवर कैंडिडेट वी विल चूज, इससे एक बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? ये सेल्फ एस्टीम बढ़ा देता है, उस इंसान का सेल्फ एस्टीम बढ़ा देगा। ऑब्वियसली अगर मेरे को माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंट कर लेती है, तो मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो वही वाली बात है इधर। और चाहे कैसी भी जॉब है, हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है या कैसी भी जॉब है, हम सब इस पूल में से, चाहे हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए लोगों ने अप्लाई किया, चाहे लो स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए, हम इसमें से ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एनी डाउट स्टिल दिस पॉइंट? अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की जो राइट, द रिगोर ऑफ सिलेक्शन इंक्लूड्स होस्ट। अब हम सिलेक्ट, अब उस पूल में से, मैंने बोला ना हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे। आई टोल्ड कि हम इस पूल में से सिलेक्ट करेंगे लोगों को। क्या हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? उस को हम सिलेक्ट करेंगे टेस्ट के बेसिस पे। हमने बहुत जगह हम भी, अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में हम जा रहे हैं, हम एसआरसीसी की बात कर लेते हैं। एसआरसीसी इज अ वेरी प्रीमियम कॉलेज ऑफ आवर कंट्री। तो एसआरसीसी में जितने भी, आई गेस, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फिल द फॉर्म। एसआरसी के लाखों बच्चे फिल करते हैं फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख स्टूडेंट ने फिल किया है। एसआरसीसी की वैकेंसी कितनी है? 250-300 जनरल कैटेगरी के लिए, एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए बता रही हूँ मैं। अब उन, चलो 10,000 एग्ज्यूम कर लेते हैं, उन 10,000 बच्चों में से जो 250 बच्चे हैं, वो 10,000 में से 250 बच्चे कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम टेस्ट लेंगे ना। वो कौन सा टेस्ट? ड्यूजेट या सीयूसेट। वो इन दो, ये दो टेस्ट लेंगे हमारे, या कोई सा भी, मतलब एक टेस्ट लेंगे हमारा। उसके टेस्ट के बेसिस पे ही तो 10,000 में से वो 250 बच्चे चूज कर सकते हैं। टेस्ट देंगे, उसके बाद इंटरव्यू भी लेंगे। आईएमएम के इंटरव्यू बहुत फेमस है कि 3 इंटरव्यू देने पड़ते हैं आईएम में। तो जो 10,000 बच्चे हैं, उनमें से 250 बच्चे चूज करने के लिए वो क्या करते हैं? या तो वो इंटरव्यू, दोनों देखो, आईएमएम डू कि वो इंटरव्यू भी लेता है, वो टेस्ट भी लेता है। तो ऐसी ही तो वो जो राइट पर्सन है, जो अप्रोप्रिएट पर्सन है उनकी यूनिवर्सिटी के लिए, अप्रोप्रिएट स्टूडेंट, वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेम प्रोसेस हैपन जब भी कोई कंपनी को वो कोई एम्प्लॉय चाहिए होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस? ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, आई गेस ओरिएंटेशन तो सबको फेमिलियर होंगे। इस वर्ड को तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? इंट्रोड्यूस करना।
ये हम हमेशा समझते हैं कि आज मेरा ओरिएंटेशन डे है। जब भी हम जॉब को ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे इज नोन एज ओरिएंटेशन डे। अगर आप कॉलेजेस में भी जब आके 12th के बाद कॉलेजेस में भी अप्लाई करेंगे एंड यू गेट एन एडमिशन टू अ पर्टिकुलर कॉलेज, होप यू वुड गेट इन अ बेस्ट कॉलेज, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो फर्स्ट डे होगा उसे ओरिएंटेशन डे बोलते हैं। मतलब फर्स्ट डे पे वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या फैकल्टी रहेगी, क्या क्या अप्रोचेस रहेंगे फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर या फॉर द नेक्स्ट ईयर 3 to 4 years, जितने भी कॉलेज ईयर्स हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो इंट्रोडक्शन करते हैं, आपको पूरी फैकल्टी के बारे में बताएंगे, पूरा उनका प्लेसमेंट बताएंगे, उनकी पूरी कैंपस बताएंगे, उनका पूरा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने नोटेबल एलुमिनाइज बताएंगे उनके ओरिएंटेशन के डे पे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इधर बात करते हैं, अगर एक नया मेंबर आ रहा है उसे पहले थोड़ी थोड़ी बातें ओल्ड मेंबर्स के बारे में बताई जाएंगी कि ये मैनेजर है आपका, इनसे आपको ऑर्डर लेने, इनको इन लोगों को आपको ऑर्डर देने हैं। आपको उस कंपनी की पॉलिसी बताई जाएगी कि हम वीकली वन ऑफ देते हैं या मंथली वन ऑफ देते हैं। ठीक है, उस कंपनी का स्ट्रैटेजी या एम बताया जाएगा कि हमें अगले साल में हमें इतने ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने हैं या इतनी सेल्स को इम्प्रूव करना है। तो ये सब चीजें फर्स्ट डे पे बताई जाती है। उस फर्स्ट डे को हम ओरिएंटेशन डे भी बोलते हैं बहुत जगह। तो ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, उस जो भी वर्क प्लेस है उससे इंट्रोड्यूस करवाना उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को। अब तो वो आपका एम्प्लॉय बनने वाला है ना फर्म का, तो हमें ओरिएंटेशन का तो मतलब समझ आ गया। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट एक फिक्स्ड पोजीशन है। मतलब ये वो पोजीशन है जिसके लिए कैंडिडेट, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। हमने जब रिक्रूटमेंट स्टेज पे जो वो पूल बनाया था उसमें जिस भी पोजीशन के लिए उस पर्टिकुलर इंसान ने अप्लाई किया था, उस फिक्स्ड पोजीशन को हम प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट? हम इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन फॉर विच द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। ऑब्वियसली अगर कोई एक टेक्निकल स्किल्स में अच्छा है उसे हम उसके लिए नहीं बिठा सकते। मतलब पब्लिक के लिए, जो पब्लिक से डील करता है उस इंसान के लिए उस इंसान उस प्लेस में नहीं बिठा सकते जो जिसकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है। उसके हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी पर्सनालिटी भी उतनी अच्छी होगी। हम इसे बेट नहीं कर सकते, माइट भी हो माइट भी नहीं हो। तो हम वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो पोजीशन फॉर विच द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। और इसका एक की टर्म भी है जो बहुत बार पूछा जाता है सीबीएसई में, कि बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन कौन सा स्टेप, अगर ये केस बेस में दे दिया और स्टेप पूछ लिया जाए तो वो बच्चे फोर्थ स्टेप है जिसका नाम है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, राइट? तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो टुडे वी डिड 4 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग एंड हमने थोड़ा बेसिक्स पढ़ा क्या होता है स्टाफिंग। आई होप यू वुड लाइक माई वीडियो। If you like my video, please give it a thumbs up. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And comment down for whatever queries or for whatever questions you have or doubts you have. I would try my level best to solve it. And stay tuned for the part 2. We will cover this chapter in some different parts because it's a quite lengthy chapter, so we will cover in different parts. So this is the part 1. Stay tuned for the part 2. Hope you will like. Please do subscribe, share, comment on my video. Thank you guys.